सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए का। क्या सेमेस्टर वन वाले बच्चों के लिए बीए ऑनर्स हिस्ट्री फर्स्ट ईयर डी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी कवर्ड का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हम कवर करवा चुके हैं, इसको हम फटाफट से कवर कर रहे हैं। सो ज़्यादा इसको मतलब कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे आपको। अब डिटेल में आपको जानना है तो आपको पेपर से पहले पढ़ना होता है। सो उन बच्चों के लिए हम बना रहे हैं जो कि एकदम पेपर से पहले पढ़ रहे हैं, जो पास हो सकें वो भी अच्छे नंबर से। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये क्या है, एनालाइज द मेन कॉजेज ऑफ द सिविल वॉर वॉज इट इज़ इनएविटेबल। यानी इसमें हमें क्या करना है, एनालाइज करना है मेन कॉजेज सिविल वॉर के, और बताना है कि जो वॉर था कि कंपलसरी था, होना ज़रूरी था क्या। तो इसमें हम बस वही बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं घुसाएंगे। So, the American Civil War, which occurred between 1861 to 1865, was one of the most devastating conflict in the American history. ये जो हमारा अमेरिकन सिविल वॉर था, जो कि कब हुआ था, 1861 से 1865 था, वो वन ऑफ द इन एक बहुत से में से एक था जिसने कि बहुत ज़्यादा अमेरिका को डिस्ट्रक्टिव, उन्हें बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया था। अमेरिकन हिस्ट्री में ये देखा गया है। इट पिटेड द यूनियन, क्या था, इट पिटेड द यूनियन मेड अप ऑफ स्टेट दैट रिमेन लॉयल टू द फेडरल गवर्नमेंट अगेंस्ट द कन्फेडरेसी विच सक्सीडेड फ्रॉम द यूनियन एंड फॉर्म देयर ओन नेशन। क्या था, मेड मतलब कि यूनियन, इट pitted the union made up of states that remained loyal to the federal government। देखो बहुत इजीली समझाता हूँ आप लोगों को। एक यूनियन था और एक क्या था, एक सेकंड आपको ना एक सेकंड स्क्रीन आपको हम लाते हैं, ब्लैक स्क्रीन। देखो दिख रही है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा लोग, दोस्तों। देखो अमेरिका में दो तरीके के क्या थे, ग्रुप्स थे, बोल सकते हो ना, नॉर्थ एंड साउथ। बहुत इजीली समझा रहा हूँ। नॉर्थ को बोला करते थे यूनियन, ठीक है, साउथ को बोला करते थे कन्फेडरेसी। समझ गए, इतना सा बहुत ईजी है। चलो अब यूनियन वाले लोग थे, वो क्या थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और ये किस पर डिपेंड थे, सो ये इंडस्ट्रीज पर डिपेंड थे, डिपेंड्स किस पे थे, डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज। ये एग्रीकल्चरलिस्ट थे और डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर पे थे ये। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये शायद पीडीएफ में ना आए, ठीक है। और एक चीज़ और, जो नॉर्थ वाले थे इनको स्लेवरी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो साउथ वाले थे इनको स्लेवरी चाहिए थी, ठीक है। अब इनको स्लेवरी क्यों चाहिए थी भैया, एग्रीकल्चर में जो लेबर लगती है उसमें तो स्लेव भी आएंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में मशीन काम करती है उसमें स्लेव्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पहले बहुत बेसिक चीज़ समझ लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसका शायद पीडीएफ में ना आए, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी वैसे तो, लेकिन इसका पीडीएफ में ना आता है तो आप सीधे इसका स्क्रीनशॉट ले लो सीधे और मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो। सो क्या था इसमें, वेट इतना समझ में आ गया। अब जो यूनियन थी ना, यूनियन कौन सी थी, जो कि नॉर्थ में थी और जो लॉयल थी अपनी फेडरल गवर्नमेंट के लिए, लॉयल थी। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट थी अगेंस्ट थी कन्फेडरेसी की, क्योंकि साउथ के क्यों अगेंस्ट थी, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वो भैया अलग चलती थी, सबसे अलग हवा में उड़ती थी,
वो अपनी तरफ से हवा में उड़ती थी, यूनियंस के लिए हवा में उड़ती थी, लेकिन वो कन्फेडरेसी अपने लिए, खुद के लिए ज़मीन पे ही थी। होता है ना दूसरे की नज़र में दूसरे वाला होता ही है खतरनाक, लेकिन खुद खुद हीरो होता है, दूसरा विलन होता ही होता है। ठीक है, विच सक्सेडेड, जिसने कि मतलब कि कन्फेडरेसी ने क्विट कर दी, क्या हो गया, क्विट कर दी यूनियन से, वो हट गई, एग्जिट कर दी यूनियन से, एंड फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, अपना अलग नेशन बना दिया, अपनी अलग गवर्नमेंट बना ली। ठीक है, द मेन कॉजेज ऑफ द सिविल वॉर वॉज द इशू ऑफ स्लेवरी, देखो स्लेवरी वाला आ गया, विच हैड बीन डिवाइडेड द नेशन सिंस इट्स फाउंडिंग। स्लेवरी ने भैया ही हमारा नेशन को डिवाइड कर दिया था स्टार्टिंग से ही। स्लेवरी हैड बीन कंट्रोवर्शियल इशू सिंस द अर्ली डेज, भैया स्लेवरी था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू था स्टार्टिंग की डेज से यूनाइटेड स्टेट में। मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर रिकॉग्नाइज डेट इट वॉज मोरली रॉन्ग, लेकिन कुछ उसमें से जो फाउंडिंग फादर्स थे वो उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, बट दे वर अनेबल टू अग्री ऑन हाउ टू एड्रेस द इशू। The southern state, which relied heavily on agriculture and the source use of slave labor, were adamant that slavery was essential to their way of life. The northern state, on the other hand, had begun to industrialize and were less reliant on the slavery. वही मैंने जो बताया सब वही बताया, एकदम सेम टू सेम जो आपने पहले ही देख लिया था। सो पहले आपको बता दूं, एक सेकेंड। ओहो, सो इसमें वही है कि सदर्न जो स्टेट्स थे वो ज़्यादातर बहुत कर्री तरीके से डिपेंड किस पे थे, एग्रीकल्चर पे थे। एग्रीकल्चर कैसे होता था, यूज़ ऑफ स्लेव लेबर के थ्रू होता था, जिसने कि रिजॉल्व करती थी इनकी स्लेवरी ने उनको एक असेंशियल भी होता है ना वो दे दिया लाइफ के लिए। ठीक है, लेकिन जो नदर्न स्टेट्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि लेस रिलायंट थे, लेस डिपेंडेंट थे स्लेवरी पे। द इशू ऑफ स्लेवरी केम टू द हेड विद द इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन एज प्रेसिडेंट इन 1860। जो स्लेवरी का इशू है वो कब आया बाहर निकल के, 1860 में, जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने। लिंकन वॉज अपोज्ड टू द एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी इनटू द न्यू टेरिटरीज। लिंकन थे वो अपोज करते थे भैया एक्सपेंशन अब नहीं बढ़ना चाहिए, अभी जितना स्लेवरी है उतना ठीक है, लेकिन अब जो न्यू टेरिटरीज बन रही हैं उसमें स्लेवरी नहीं आनी चाहिए भैया, खबरदार। which was a major concern for the southern states. They believed that the federal government was encroaching on their rights. मतलब कि जो बोलते थे, जो सदर्न स्टेट्स बोलते थे भैया हम फेडरल गवर्नमेंट पे लगता है, हमको हमारा मानना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे राइट्स को सप्रेस कर रही, दबा रही है और ट्रेड कर रही है, धमका रही है हमारे जीने के तरीके को। इन रेस्पॉन्स सेवरल सदर्न स्टेट्स क्विट फ्रॉम द यूनियन एंड फॉर्म द कन्फेडरेसी। अब भैया इसी कंसर्न को लेके अपने रिस्पॉन्स में इन्होंने छोड़ दी यूनियन और बना दी अपनी कन्फेडरेसी। अब द सदर्न स्टेट्स बिलीव दैट दे हैड द राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन अंडर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स राइट। अब सदर्न लोगों का मानना ये था, सदर्न स्टेट का मानना ये था कि वो अलग हो सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, किसको, यूनियन को, क्योंकि उनके पास अधिकार है, उनके पास राइट है, प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट राइट्स का लेके। दे आर्ग्यू दैट फेडरल गवर्नमेंट was overstepping its bounds by attempting to regulate slavery and other issues that they believed should be left to the individual state. क्या था कि उनका मानना ये था कि इनका सदर्न लोगों का मानना ये था, सदर्न स्टेट का मानना ये था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हमारे अपनी सीमा को लांघ रही है, यानी वॉयलेट कर रही है अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी सीमा को लांघ रही है, क्या करके, स्लेवरी को लिमिटेड करके। ठीक है, उसने कह दिया भैया हम कैसे रह लें, भैया हमारी जीने का तरीका है स्लेवरी भैया, है ना, उससे ही हमारा एग्रीकल्चर बढ़ता है, वही एग्रीकल्चर हमारे कमाने का ढंग है, तरीका है, लेकिन उसको ही वो खा रहे हैं, उसको ही रोक रहे हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट से हाउ बिलीव दैट द यूनियन वॉज अ इनडिविजिबल, दैट सक्सेशन वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब लेकिन भैया नॉर्दर्न स्टेट बोलते हैं, इनका मानना ये था कि नदन का कि यूनियन उसको तोड़ा नहीं जा सकता,
और उसको सेपरेशन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन दोनों के देखो वो देख रहे हैं दोनों के आइडियोलॉजिकल अलग अलग जा रहे हैं, आइडियोलॉजीज अलग अलग हो रही हैं। द इशू ऑफ द स्लेवरी वॉज द हार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नदर्न एंड द सदर्न स्टेट्स, या फिर नॉर्थ और द साउथ। जो इशू था स्लेवरी का वही था एक इम्पोर्टेंट इशू जो कि कॉन्फ्लिक्ट का था नॉर्थ और साउथ का। द नॉर्थ वांटेड टू अबॉलिश स्लेवरी, नॉर्थ चाहता था कि स्लेवरी एकदम से ख़त्म हो जाए, लेकिन जो हमारा साउथ था वो चाहता था कि उसको प्रिजर्व करना चाहता था। साउथ क्या करना चाहता था कि अबॉलिश ना हो, प्रिजर्व करना चाहता था स्लेवरी को। हाउएवर द इशू वॉज मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपली अ डिसएग्रीमेंट ओवर द मोरलिटी ऑफ द स्लेवरी। द नॉर्थ एंड द साउथ हैड फंडामेंटली डिफरेंट इकोनॉमीज एंड द वे ऑफ लाइफ, एंड स्लेवरी वॉज जस्ट वन ऑफ द मैनी इशूज दैट डिवाइडेड दैम। वही था, दोनों की डिफरेंट इकोनॉमीज थी, जबकि नॉर्थ के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे मशीन्स काम किया करती थी, जबकि साउथ के पास हमारा कौन काम करता था, लेबर काम करता था, स्लेव्स काम किया करते थे। स्लेव्स ही थे जो एक मैनी बहुत से इशू में से एक इशू था, ठीक है, जो कि उनको डिवाइड करता है। द नॉर्थ वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंडस्ट्रियलाइज्ड, जो हमने पहले बता दिया, एंड इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड। द साउथ ऑन द अदर हैंड वॉज प्राइमरीली ऑन द एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ with a large portion of its economy based on use of slave labor. The North and the South also had different political views and cultural identities which contributed to their disagreements. अब नॉर्थ और साउथ के पास एक तो स्लेव लेबर को लेकर उनकी एक अलग आइडियोलॉजी थी, साथ ही साथ उनका एक पॉलिटिकल व्यू और कल्चरल आइडेंटिटीज़ भी डिफरेंट थी। द इशू ऑफ स्लेवरी वॉज ऑल्सो क्लोजली टाइड टू द पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। The North had a larger population and more representative in the Congress. अब कांग्रेस क्या है? कांग्रेस इज द पार्लियामेंट ऑफ द अमेरिका। कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्लियामेंट है अमेरिका की। Which gave them greater political power. नॉर्थन जो नॉर्थ स्टेट थी ना, उनके पास लार्जर पॉपुलेशन थी कहाँ पे? कांग्रेस में, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बैठा रहते थे नॉर्थ के कांग्रेस में, ठीक है। Which gave them greater political power, जो कि नॉर्थ को ज़्यादा पावर दिया करते थे, पॉलिटिकल पावर। द साउथ फेल्ट दैट दे वर बीइंग अनफेयरली डोमिनेटेड बाय द नॉर्थ एंड फियर दैट द नॉर्थ वुड यूज़ देयर पावर टू अबॉलिश स्लेवरी ऑल टुगेदर। उनका मानना ये था कि साउथ लोगों का मानना ये था कि भाई ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, ये नॉर्थ वाले लोग हम पे ज़बरदस्ती डोमिनेट कर रहे हैं और हम पे दबा रहे हैं, हमारी चीज़ों को दबा रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं एक साथ ही साथ स्लेवरी को। ये गलत बात है भैया, साउथ वाले लोगों को मानना ये था। दिस लेड टू सेंस ऑफ रिसेंटमेंट एंड हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द नॉर्थ अमंग मैनी इन साउथ, विच फर्दर फ्यूल्ड द कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या था यहाँ पे, इसी चीज़ से चलते चलते क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन हुई थी, डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, और क्या हुई, एंगर बढ़ती चली गई, किन में, नॉर्थ एंड द साउथ। तो भाई वहीं से ही क्या लग गया, वो था ना घी, आग में घी डालना, वहीं से ही स्टार्ट हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर। द साउथ डिपेंड्स और रिलाइड हैविली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टू यूरोप एंड दे वर डीपली कंसर्न्ड that the war would disrupt their trade and cause economic devastation. Many in the South believed that succession was only way to protect their economy and way of life. इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिविल वॉर में, ठीक है। वहाँ साउथ बहुत ज़्यादा डिपेंड था एक्सपोर्ट पे किसके एक्सपोर्ट पे, कॉटन के एक्सपोर्ट पे। किसको करता था, यूरोप को करता था। उनका मानना ये था कि अगर उन्होंने कर दिया, भाई लड़ाई वड़ाई दंगे हो गए तो भाई हमारा भी इकोनॉमिक सारा बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं इन एडिशन टू द फैक्टर देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ डेट कंट्रीब्यूटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट। द नॉर्थ वॉज मोर अर्बन, नॉर्थ बहुत ज़्यादा अर्बन था और इंडस्ट्रियल था, वाइल द साउथ बहुत ज़्यादा रूरल था, गाँव वाला क्षेत्र था, एग्रीकल्चरल था। नॉर्थ हैड अ मोर डाइवर्स पॉपुलेशन विद द सिग्निफिकेंट इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन, मतलब कि बाहर से लोग आते थे नॉर्थ में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, वाइल साउथ वर प्री डोमिनेंटली वाइट एंड एंग्लो सैक्सोन, ठीक है। दीज एग्रीकल्चरल एंड
social differences further contributed to the sense of division and hostility between the two regions. ठीक है, अब जो वार था वो कंट्रोल कर सकते थे, कंट्रोलेबल था या नहीं था. द अमेरिकन सिविल वॉर विच took place from 1861 to 1865 was complex and multifaceted event that had many underlying causes. It is difficult to say definitely whether the war was inevitable or not, as there were a number of factors जो कि contribute करते हैं, बहुत सारे contribute करते हैं outbreak पे इस वार के. The major factor that the issue of slavery था, which had been contagious issue on the United States decades for prior to the outbreak of the war. The issue वही है, मतलब जो हमने अभी ऊपर पढ़ लिया है सारा, किसमें बस वही बताया गया है. ठीक है, अल्टीमेटली हम ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ना तो पढ़ लेना. अदर फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द आउटब्रेक ऑफ द वॉर इज द इकोनॉमिक एंड द कल्चरल डिफरेंसेस, जो हमने देख लिए थे. ठीक है, वही बताया है. और अल्टीमेटली आखिरकार इट इज़ डिफिकल्ट टू से वेदर द वॉर वॉज इनएविटेबल और नॉट, as there are number of factors that contributed to its outbreak. However, it is clear that the issue of slavery was a major factor. Issue of slavery का था major factor था, and that the economic and cultural differences between the north and the south plays also a significant role. So यही इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट. आपको पता चल रहा हो मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे डिवाइस की बैटरी एकदम लो हो गई है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. सो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसको पूरी देखना, हमने दोस्तों का शेयर करना. बाय बाय.